हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। आज की वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे कि थंबनेल पे क्या लगा होगा कि राज्य व्यवस्था विशेष होगा और आज भाग 5वां होगा। यानी कि इससे पहले आपके 4 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होंगी राज्य व्यवस्था की, जो PYQ के रूप में होंगी SSC GD स्पेशल के हिसाब से। तो आज 5वां ये भाग होगा और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के 20 क्वेश्चन में। देखिए, पहला सवाल आपका यह है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम, मौलिक अधिकार, राष्ट्र का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। तो हालांकि इसमें सही आंसर आपका आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, जब संशोधन होता है किसी भी चीज में तो वो दो तरीके से हो सकता है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत मतलब होता है कि आधे से अधिक लोगों का सहमति, ठीक है, मतलब 50% प्लस 1, तो वो संशोधन हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनमें से के संसद में गणपूर्ति। अच्छा, संसद में जो गणपूर्ति यानी कोरम होता है वो कितना होता है? वो होता है कुल सदस्यों का 1/10। कितना? 1/10। अगर मान के हम लोग चलते हैं कि लोकसभा में अगर 550 सीटें हैं, मान लेते हैं 550 सीटें हैं, तो इसका मतलब 1/10 का मतलब क्या है? 55 लोग। अगर 55 लोग लोकसभा में उपस्थित होंगे तो बैठक होगा, वैसे बैठक नहीं होगा, है नहीं, वैसे बैठक नहीं होगी। बाकी इनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से रोकता है? तो ये हालांकि आपका धारा जो है वो धारा 313 है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार मान लो आपके आ गए तो अलग बात है, लेकिन सवाल ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महा न्यायवादी। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है आर्टिकल नंबर आपका ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय अगर जो कोई भी नियम अगर बनाने के लिए आता है तो फिर क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने कह सकते विवेका जो धीन शक्ति है उसका उपयोग करके आर्टिकल 123 के तहत 1 2 3 आर्टिकल 123 के तहत वो किसी भी पे अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्यों की बात करें कि राज्यों में अगर मान लो विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, अगर कोई रूल्स बनाना हुआ तो फिर क्या होगा कि जो आर्टिकल आपका कौन सा है? 213। तो अनुच्छेद 213 के अधीन कौन? तो राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति की बात आएगी तो राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है, 123 के तहत, और जो राज्यपाल होगा वो जारी करेगा 213 के तहत, ठीक है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं। देखिए, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करेगा, महापौर करेगा, निदेशक करेगा या फिर राज्यपाल करेगा? देखिए, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसे महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। तो फिर इसमें क्या सही आंसर होगा? इसमें सही आंसर होगा महापौर। लेकिन एक चीज हम देखें कि भारत में प्रथम नगर निगम कौन था, कब स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम नगर निगम कौन है? किसे बनाया गया था? आप बताएंगे कि वो था कौन सा? तो मद्रास। मद्रास की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसे हम लोग कहते हैं चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। तो मद्रास, ठीक है, नगर निगम ये भारत का पहला है जो कि कहां पे है? तमिलनाडु में है। कब बना था? ये बना था 1688 में। कब बना था? 1688 में। हालांकि बाद में आगे चल के देखेंगे तो 1726 में 1726 में मुंबई
बम्बई और कोलकाता को भी क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया आगे चलकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26वें, 25वें, 27वें या 24वें? ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि भाई जो आपने देखा कि हमारे भारत में जैसे मान लो लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, अपने आगे वो नवाब लगाते थे, है नहीं? वैसे आप देखा जाए कि हैदराबाद के जो शासक रियासत हुआ करते थे वो लोग अपने आगे निजाम लगाया करते थे। ठीक है, निजाम लगाया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 26वां हमने संविधान संशोधन जब लेकर आए, कब? तो ये लेकर आए थे 1971 में। कब ले आए? 1971 में। ठीक है, 1971 में। इसके तहत हमने क्या किया कि रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, हटा दिया। ठीक है, बाकी उपाधियों का अंत आपने आर्टिकल देखा है, आर्टिकल 18 आपका कहता ही कहता है। ठीक है, तो ये 26वां के द्वारा हटा दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो डैश डैश रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो भाई कितना रुपया लग सकता है? ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसके लिए क्या है, 10 रुपए का प्रावधान है। ठीक है ना, कितने का है? 10 रुपए का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध है? यानी कि जो छुआछूत है, जो अनटचबिलिटी है, ठीक है, ये किसी भी रूप में अगर देखा जाता है तो उसको निषिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो हमें देखा अस्पृश्यता का अंत, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों में भी शामिल है, और आर्टिकल 17 है तो है जो अस्पृश्यता का अंत करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी, अगर कह सकते हैं कि अध्यादेश, कह सकते कोई भी नियम होता है, कोई भी रूल होता है, कोई आदेश अगर देता है, अगर उसे आप मानने से इनकार कर दे रहे हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, भले हो क्यों सर्वोच्च न्यायालय खुद ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 63, 72, 130 और 172, 65 और 122 या 129 या 142? तो इसमें आपका जो सही आंसर है आपका 142 और 29 वाला सही है, ये सही है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। देखिए हमारे में जो संसदीय प्रणाली है वो जाहिर सी बात हमने कहां से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया, यानी कि यूके से लिया है। ठीक है, यूके से हालांकि हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे मैं बात, जैसे हमारे यहाँ पे क्या एकल नागरिकता है। ठीक है, संसदीय जो प्रणाली है उसको हमने लिया है। ठीक है, बाकी आयरलैंड से हमने देखा जाए तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व भी हमने यहीं से लिए हैं, आयरलैंड से ही लिए हैं, या फिर राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो भी हमने प्रावधान आयरलैंड से लिया। अमेरिका से बहुत सारी चीजें हमने ली हैं, उपराष्ट्रपति का हमने पद ही लिया है, महाभियोग लिया है, मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है, ये सब लिया है। ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो प्रस्तावना की हम लोग जो भाषा कहते हैं वो भी हमने लिया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो देखो ये लागू करने की बात करते हैं या आने की बात करते हैं तो सबको पता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था। ठीक है ना, कब आया था? 1972 में आया था। उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। हालांकि जो स्टॉकहोम सम्मेलन आपने सुना होगा बखूबी से, सुना है ना? स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन की राजधानी है, वहां पे ये वन्य जीवों के लिए एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये गई थी। तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने भारत में क्या बनाया? एक अधिनियम बनाया जो कहलाया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कहलाया। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश डैश में निहित होती है? मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अब लिखा है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति जो निहित होती है वो किसमें निहित होती है? ठीक है, तो अब कार्यकारी बोला है और भी राज्य बोला है, तो मंत्रिपरिषद तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं, सही आंसर क्या है? तो राज्यपाल।
ठीक है। तो भारतीय राज्य में कार्यकारी शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र में आप देखेंगे तो उसके लिए कौन है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत अच्छा ये बताया गया है कि जो शक्ति है ना उसका संकेंद्रण ना हो, ठीक है ना, क्या ना उसका संकेंद्रण ना हो, यानी कि वो विभाजित हो जाए, ताकि प्रशासन या देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो वो कौन सा शाखा हो गई, वो शक्ति का पृथक्करण। तो शक्ति का पृथक्करण के अधीन ही हमने क्या किया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो हमारे सरकार का क्या है, तीन स्तंभ है, वो ये है। ठीक है, या हम लोग भी कह सकते हैं कि जो संविधान है हमारा उसके तीन स्तंभ यही है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? हालांकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने को, 12 को मनोनीत करता है, जबकि टोटल संख्या राज्यसभा में जो होती है वो 250 के 250 होती है। ठीक है, 550 नहीं, 245 नहीं, यानी कि सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है कि 250 संख्या होती है। उस 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये मनोनयन की जो प्रक्रिया है ये हमने किस देश के संविधान से अपनाया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा, प्रचार प्रसार तथा उपभोग संरक्षण सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो अगर सही से देखेंगे तो प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हमारा क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो आयोग है ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन 1988 में स्थापित किया गया था इसे। ठीक है, जैसे इसके अध्यक्ष तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी के सीबीआई की हम लोग बात करते हैं तो सीबीआई की स्थापना जो होती है ये 1963 में होती है। ठीक है, 1963 में। और इसके वर्तमान की बात करें तो उसके अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। ठीक है, यानी कि 2025 की मैं बात करूं तो प्रवीण सूद है। ठीक है, इसके अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात करें तो ये हालांकि एक क्या है कि स्वायत्त विधि की एक संस्था है। ठीक है, और तो इसको हम लोग बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ, तो ये गठन इसका हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। ठीक है, और इसके बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष तो वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा ये है इसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, इसके क्या है, प्रथम अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब महिला राष्ट्रीय आयोग की हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट आया था 1990 में। कब आया, 1990 में। जबकि इस आयोग की स्थापना जो हुई थी, स्थापना वो हुई थी 1992 में। ठीक है, 1992 में। तो अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, उसको नीचे लिखते हैं किसकी प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्षा कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो वो थी कौन, जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती
पटनायक। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है कौन? तो विजया विजया के रहटकार। ठीक है, तो ये वर्तमान में विजया के रहटकार, ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष है। ठीक है ना। पहले कौन है तो वो बताएंगे, वो है कौन? जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक है। ठीक है, इसको न्याय करने का भी क्या है? अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? राजभाषा मतलब वही आपने कहा आर्टिकल 17 भाग 17 है। लेकिन ये जरा आप देखेंगे तो थोड़ा रोमन भाषाओं में लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 17 है ना, तो ये x क्या हो गया? 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो यही तो है 17, यही तो है 17। ठीक है, तो जो आप देखेंगे कि जो राजभाषा से संबंधित अगर बात देखा जाए तो अनुच्छेद की अगर बात करेंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। ये राजभाषा से संबंधित क्या है? आर्टिकल है। जबकि भाग कौन सा है? भाग आपका 17 है। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 17 है। बाकी और देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपने पढ़ा ही है कि 22 क्या है? राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी इंक्लूड नहीं है, ना ही राजस्थानी इंक्लूड है। ठीक है, संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये देखेंगे प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था। अगर मैं यहां से ये लिख दूं कि प्रथम राजभाषा आयोग ये कब बना था? 1955 में बना था। ठीक है, तो राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, उनका नाम था बाल गंगाधर खेर। तिलक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बाल गंगाधर खेर जो हैं, ये प्रथम राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था उसके ये क्या थे? उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था अगर ये पूछा जाए तो बताना आपको आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित करता है। यानी कि हमने आपको बताया था ना कि मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक बहुत अच्छा परामर्शदाता भी है, वो परामर्श देता है। लेकिन ये जो उसका अधिकार है परामर्श देना, ये किस आर्टिकल के तहत आएगा? ठीक है, तो वो आर्टिकल आपका है क्या? 143 मतलब अगर जो इसे सपोज करो राष्ट्रपति अगर सलाह चाहता है सर्वोच्च न्यायालय से तो बिल्कुल दे देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उसे मानो या ना माने उसका विवेक है। ठीक है, तो एक अच्छा क्या है सलाहकारी संस्था भी अगर देखा जाए तो वो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के संदर्भ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो वर्तमान में कितनी है? 11 है। ठीक है ना, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था, बाद में 10 जुड़े, फिर एक जुड़ा, टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग के संदर्भित करता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद तो आपका है 324। 324 में कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग होगा। क्या होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग होगा।
और अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग तो है 15 और अनुच्छेद कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा और 324 से लेकर 329 तक। ये जो अनुच्छेद हैं ये किसके संदर्भ में है, तो ये है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है भाई, संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसका उल्लेख है। तो इसके अगर मैं गठन की अगर बात कर लूं, आयोग का गठन कब हुआ, तो गठन होता है कब, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि प्रथम, ठीक है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो वो थे कौन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन ये थे। ठीक है, उसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग है वर्तमान में ये कह सकते हैं कि 1+2, ठीक है ना, कुल मिला के 3, यानी कि एक अध्यक्ष 2 क्या होंगे, सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 1+2, ठीक है, इसमें क्या होंगे, कुल मिला के सदस्य होंगे। तो यानी कि 3 सदस्यीय एक संस्था है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, तो ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो हालांकि फरवरी 2025 तक तो राजीव कुमार थे। ठीक है, अभी तक का अगर कोई नहीं आ रहा है तो अभी तक का राजीव कुमार ही हम लोग मानेंगे कि वर्तमान में भी क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, राजीव कुमार, अभी अगला आया नहीं है कोई, यानी कि वो फरवरी 2025 तक थे। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। हालांकि प्रथम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष या एकमात्र, प्रथम या अभी तक की मैं बात करता हूं तो एकमात्र अध्यक्ष इस आयोग की कौन रही हैं, तो उनका नाम है रमा देवी। ठीक है, रमा देवी ये थी। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा सभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये है कितनी, 1/3। यानी आपने देखा कि 2023 में एक विधेयक आया था, ताकि ये विधेयक इसलिए आया था, उस विधेयक का नाम था नारी बंधन सशक्तिकरण विधेयक जो था वो आया था 2023 में। उसमें ये कहा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा या फिर जो विधानसभाएं हमारी हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए। जैसे कि पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, सेम वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में भी महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो 1/3 होनी चाहिए। तो 1/3 ये वही है कि कितना है, तो 1/3 है, आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश डैश की स्थापना की गई है। नैतिक विचार समूह, धार्मिक विचार समूह, ठीक है, नीति विचारक समूह या सामाजिक विचारक समूह। ठीक है, तो इसमें देखिए नैतिक तो नहीं होगा, नीति विचारक समूह इसमें जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नीति विचारक समूह, क्योंकि पता है कि जो आपका ये कहेंगे नीति आयोग है, ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो ये होती है जनवरी 2015 में। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पीएम होंगे, जो तत्कालिक होंगे। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नीति आयोग की हम बात करें तो ये क्या होता है, संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। संघवाद सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, नीति आयोग की अगर मैं बात कर लेते हैं कि भाई इसके
प्रथम अध्यक्ष कौन? तो वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ नीति आयोग की, ठीक है। उसके वर्तमान में और पहले की बात करें अभी भी यही है, ठीक है। और जबकि उपाध्यक्ष आपने पढ़ा ही है कि उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में 16वें हमारे क्या है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के संदर्भ में आपको इतनी बातें जानना है कि ये किसके जगह पे आया था? तो ये आया था योजना आयोग के जगह पे आया था, योजना आयोग के स्थान पर था, ठीक है। ये ध्यान रखना था। तो नीति आयोग का अपना एक फुल फॉर्म है जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना। तो एक थिंक टैंक है केंद्र सरकार के लिए, मतलब केंद्र के लिए काफी चीजें सोचती है, उसको अमल करती है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।